से हैंड हुआ कि हमारी फ़्लाइट मिस हुई। ज़िंदगी में पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है और उबर आ गई है और इस वक्त बस अब हम निकल रहे हैं और हम इस वक्त एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं और हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है 7 o'clock की और रात के इस वक्त 3 बजे हैं जब हम निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुंदुस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम अपनी फ़्लाइट के लिए निकल रहे हैं रियाद टू बाकू के लिए। बच्चों की छुट्टियां थी तो सोचा क्यों ना कि उनको इस दफ़ा थोड़ी सी डिफरेंट डेस्टिनेशन पे लेके जाया जाए। तो मैंने वीज़ास चेक किए इजीली आप सऊदीया से किन किन जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 3-4 कंट्रीज़ मेरी नज़र के सामने से गुजरे, लेकिन जो मुझे थोड़ा अपील किया कि वहाँ की मुझे वेदर और जो एक लुक्स थी वो अपील की, तो वो आज़रबाईजान था। तो आज़रबाईजान के लिए जो वीज़ा अप्लाई करने की सारी जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट है, उन पे 2 तरह के वीज़े हैं, स्पेशली ऑन ग्रीन पासपोर्ट। एक वीज़ा आपको 48 घंटे के अंदर आता है और उसकी कॉस्ट आपको ऑलमोस्ट 30 SR पड़ती है, और जो दूसरा वीज़ा है जो ज़रा इमरजेंसी वीज़ा है वो आपको मिल जाता है 3 घंटे के अंदर और उसकी कॉस्ट आपको ऑलमोस्ट 200 रियाल पर पर्सन पड़ती है। तो ये हैं ट्रैवलिंग की जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं सारी डाल दूँगी कि वीज़ा के अलावा आपको टिकट, होटल बुकिंग और क्या चाहिए होता है आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा, जब भी आप किसी फ़ॉरेन कंट्री में ट्रैवल करें तो कुछ एसेंशियल्स हैं जो आप अपने साथ मस्ट कैरी किया करें। जैसे कि अब मैंने पैकिंग करते हुए, जो मुझे चाय की आदत है बहुत अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते ही कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, वो मैंने अपने साथ मस्ट रख ली। मेरे पास टी बैग्स भी होते हैं और वैसे भी होती है, तो वो मैंने एक मस्ट रख ली। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने बच्चों की मेडिसिन्स और आपकी जो पर्टिकुलर मेडिसिन्स हैं, जैसे कि मैं थर्मामीटर, कुछ एंटीबायोटिक, ब्रूफिन वगैरह और नेबुलाइज़र स्पेशली अपने बच्चों का हर वक्त अपने पास रखती हूँ कि सर्दी वगैरह लग जाती है। और आपको लैंग्वेज बैरियर भी एक आपके लिए बहुत बड़ी वहाँ पे चीज़ होती है। तो आप वहाँ पे एंटीबायोटिक्स तो हर मुल्क में मिलती भी नहीं है, कि उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं तो जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए मैं अपनी ये चीज़ें अपने साथ हमेशा साथ रखती हूँ। तो ऐसी चीज़ें आप भी अपने साथ कैरी कीजिएगा ताकि आपको वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। चलें जी, बस इस वक्त अब हम एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं और ये इस वक्त हम प्रिंसेस नोरा यूनिवर्सिटी के पास से गुजर रहे हैं और इस वक्त हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। बहुत ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि रात को माइट भी यहाँ पे बहुत कम फ़्लाइट्स हैं और वैसे भी अब ये किंग खालिद का जो है टर्मिनल इन्होंने बहुत बड़ा कर दिया है और फ़्लाइट्स को इन्होंने डिवाइड कर दिया कि सऊदी के लिए अलहदा टर्मिनल फ्लाई नास और दूसरी इंटरनेशनल जो बाकी की फ़्लाइट्स हैं उनके लिए एक अलहदा टर्मिनल कर दिया हुआ है। बस अब इस वक्त हम जा रहे हैं तो बाकू की फ़्लाइट जो है हमारी ऑन टाइम है, लेकिन लाइन वगैरह भी बहुत लंबी नहीं है। तो बस जाके अब सामान वगैरह बुक करवाना है। मैंने जो था ऑनलाइन करवा लिया था वैसे तो अपनी बोर्डिंग, लेकिन फिर भी सामान हमारे पास था तो जो हमने बुक करवाना है और बोर्डिंग पास लेना है। यहाँ पहुँच के तो हमारे साथ हैंड ही हो गया जी, बहुत ही बड़ा मसला हो गया। हमें फ़्लाइट हमारी मिस हुई है और मसला ये हुआ है जी कि जो आज़रबाईजान से अहमद का वीज़ा आया उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था जी कि अहमद लाहौर बॉर्न है, वो रियाद बॉर्न नहीं है, जिस पे इन्होंने इशू खड़ा कर दिया जी कि यहाँ का बॉर्न बच्चा है हमारा, हमने उसको नहीं जाने देना, जबकि वीज़ा वगैरह सब कुछ ठीक है। इस वजह से इन्होंने हमारी फ़्लाइट कैंसिल करवा दी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों को फेलियर्स के लिए भी तैयार रखना पड़ता है। हमने जल्दी से जो थी नेक्स्ट फ़्लाइट बुक की 2 दिन बाद की और उसका 3 घंटे वाला वीज़ा मैंने अप्लाई किया और इस वक्त हमारा बोर्डिंग पास आ चुका है। हम 2 दिन के बाद दोबारा आए और जल्दी अपना सारा करवाने के बाद ना तो फिर अब हम जा रहे हैं कि बस लॉन्च में जा रहे हैं। और ये एक बहुत ही हमारे साथ वैसे हैंड हुआ कि हमारी फ़्लाइट मिस हुई। ज़िंदगी में पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। हमने वीज़ा उसी वक़्त अप्लाई कर दिया था कि उसी वक़्त आ जाए 3 घंटे वाला वीज़ा, लेकिन वो आज़रबाईजान से भी पूरे 2 घंटे 58 मिनट्स के बाद वीज़ा आया और इस वजह से हमारी वो फ़्लाइट मिस हो गई। खैर 48 घंटे के बाद दोबारा सेम फ़्लाइट थी तो हमने वो ले ली है और इस दफ़ा अहमद के वीज़े पे अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो ध्यान रखा कि भाई वही लिखें कि भी अहमद सऊदी बॉर्न है। चलें जी, इस वक्त अब हम अंदर लाउंज में आ चुके हैं और यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है तो ज़्यादा रश नहीं है और बच्चे जो हैं एज़ यूजुअल वो अपनी चीज़ें वगैरह देखना शुरू हो गए। मैंने भी थोड़ी सी उनके साथ विंडो शॉपिंग कर ली।
मोस्टली कॉस्मेटिक्स वगैरह की प्राइसेस काफ़ी हाई होती हैं एयरपोर्ट्स पे, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही थी कि इनके शीट मास्क और ये सारों की प्राइसेस बहुत इकोनॉमिकल थी। इवन जो सुपरमार्केट्स में पड़े होते हैं ये उनसे भी 1 या 2 रियाल कम थे। अच्छा, रियाद एयरपोर्ट से रिलेटेड, टर्मिनल्स से रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती जाऊँ। यहाँ पे अब क्योंकि एक नई एयरलाइन भी शुरू होगी, एक तो सऊदी एयरलाइन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अब जद्दा से करेगी ऑपरेट। ज़्यादा आएंगी उसकी फ़्लाइट्स इधर भी, लेकिन वो मेजर जद्दा से ऑपरेट करेगी। और जो रियाद से रिलेटेड है वो रियाद एयरलाइन शुरू की है, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे पूरा टर्मिनल्स जो है ना अपने बहुत बड़े कर लिए हैं, और ड्यूटी फ्री वगैरह भी काफ़ी बड़ी हो रही है, एक्सपेंड हो रही है सारा कुछ यहाँ पे। इनका भी अब यही है कि वो भी बिल्कुल जिसे आप कह सकते हैं कि एमिरेट्स की तरह अपना पूरा सिस्टम करना चाह रहे हैं कि कनेक्टिंग फ़्लाइट और इवन आपको टूरिस्ट वीज़ा भी जो है वो ऑनलाइन मिला करेंगे। तो उस वजह से ये सारा यहाँ पे एक्सपेंशन वगैरह हो रही है, और काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह भी काफ़ी जिसे कहते हैं ना इन्होंने एक्सपेंड कर लिया। और शायद वही वजह है जिसकी वजह से इन्होंने ये एक मिसलीनियस गलती, छोटी सी गलती कह लें कि मेरी ही गलती है कि ह्यूमन एरर ही था कि मैंने बस जब इमामा का बर्थ प्लेस लिखा तो मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने अहमद का भी बर्थ प्लेस लाहौर लिख दिया, जिसकी वजह से वो उन्होंने काफ़ी इनके इंटर्न्स पे बैठे हमें एक एक चीज़, लड़कियों के पास आपने बिल्कुल नहीं जाना, वो ही ऐसी चीज़ें पकड़ती हैं और वो एक एक चीज़ में लाती हैं। तो उन्होंने बस उस चीज़ पे पकड़ लिया कि जी आपका बेटा तो रियाद बॉर्न है, तो आपने इधर क्यों लिखा हुआ है, तो इस वजह से हमने आपको नहीं जाने देना, कि उन्होंने अहमद पे अपना क्लेम कर दिया। मैंने कहा चलें ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था बच्चों के लिए। लेकिन 48 आवर्स के फ़ौरन बाद हमें नेक्स्ट फ़्लाइट मिल गई थी, तो इसलिए फिर बच्चे थोड़े से स्टेबल हो गए। चलें जी, बस अब अंदर आ गए हैं, और अंदर आके मैं चाय कॉफ़ी देख रही हूँ क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है और सर सुबह सुबह घूम जाता है। तो यहाँ से मैंने चाय जो थी वो एज़ यूजुअल मामा रोटी से अपनी बनवाई चाय, और बस अब वेट कर रही हूँ। बच्चे भी इधर अपना फिर रहे हैं, थोड़ा सा इधर एयरपोर्ट पे ही वो भागना शुरू कर देते हैं। तो बस मैं चाय वगैरह लेके अब थोड़ी देर बैठी हूँ कि चाय का थोड़ा सा ले लूँ, और उसके बाद फ़्लाइट हमारी जो है वो टाइम पे है। तो बस यहाँ से निकलेंगे, सुबह हो रही है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, और उसके भी मैं आपको दिखाती हूँ बाद में जो हैं सारे विजुअल्स। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की हो रही है, सुबह मॉर्निंग हो रही है, और बस सब निकल रहे हैं थोड़ी देर में यहाँ से हम। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एयरपोर्ट ड्रेसिंग के बारे में थोड़ा सा बताती जाऊँ कि बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेसिंग आपने करनी है, अपनी भी और अपने बच्चों की भी। कभी भी आपने ये फैशन के पीछे या कि वो आप पे वो चीज़ सजती है या ऐसा नहीं करना जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, और इवन आपके बच्चे भी। तो आपने हमेशा वही चीज़ अपने लिए चूज़ करनी है एयरपोर्ट के लिए और फ़्लाइट्स के लिए, क्योंकि फ़्लाइट्स में जो होता है सीटें एक तो तंग होती हैं, आप ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, और आपकी बॉडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, स्वेलिंग वगैरह पाँवों में हो जाती है। पाँवों में भी कंफर्टेबल जूते रखें और कोशिश करें कि बंद रखें, या आप सिंपल जॉगर्स पहन लें, या कोई इस तरह की भी जिससे कंफर्टेबल आप कहते हैं आप वो रखें अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। चलें जी, बस अब फ़्लाइट की फ़ाइनल अनाउंसमेंट हो गई है, और यहाँ से हमें बस के थ्रू जाना है फ़्लाइट तक। तो बस जा रहे हैं। हमारी फ़्लाइट में जो है ना इस वक्त आज़रबाईजान के तो बहुत कम लोग मुझे नज़र आए थे जो जा रहे थे, बाकी तो मोस्टली सऊदीज़ ही थे, जो कपल्स और कुछ देसी फैमिलीज़ थी हमारी जैसी जो जा रही थी। और बस अब इस वक्त हम फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आज़रबाईजान का ये है कि ये हमारा एंड ऑफ फरवरी है और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च है जो हमारा ट्रिप का पीरियड है। तो उधर ये सीन है कि काफ़ी ठंड, जो मैंने सुनने में आया और मैंने पढ़ा है, जितनी भी रिसर्च की है उसमें ठंड काफ़ी ज़्यादा है। ठंड इस वक्त रियाद में भी काफ़ी ज़्यादा है कि वो जिसे कहते हैं ना कि एक फ़ाइनल वेव आनी थी रियाद में भी, तो वो मेरे हाल में शुरू हो चुकी थी। तो बच्चों को तो मैंने गर्म जैकेट्स और ये सारा कुछ पहना के, वैसे भी अर्ली मॉर्निंग थी तो मैं लेकर आई थी, लेकिन मैंने अपना एक हैंड कैरी जो था उसमें भी मैंने बच्चों की गर्म जैकेट्स और इस तरह की चीज़ें रखनी थी। आपने जब भी फ़्लाइट लेनी है, चाहे कोई भी लेनी है, आपने अपने बच्चों के लिए एक छोटा मिनी ब्लैंकेट अपने हैंड कैरी में मस्ट रखना है, क्योंकि फ़्लाइट में इतनी ठंड कर देते हैं कि बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये भी होता है कि वो आपको कभी कभी ब्लैंकेट्स ऑफ़र नहीं करते हैं। अच्छा जी, अभी हम प्लेन में आ चुके हैं, और इमामा तो आते ही बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई। मामा देयर आर नो स्क्रीन्स, अब हम कार्टून कहाँ देखेंगे। मैंने कहा बेटे 3 घंटे की फ़्लाइट में आपने कार्टून क्यों देखने हैं, आप ज़रा रिलैक्स करो, खाओ पियो, और बस उतनी देर में हमारी फ़्लाइट लैंड हो जानी है। तो अब इसकी फ़्लाइट का भी ये सीन था कि फ़्लाई नाज़ की हमने बुकिंग करवाई थी,
और इसमें मैंने अपना और मिल का मील ऑर्डर नहीं किया क्योंकि 3 घंटे की फ़्लाइट में वो वैसे ही आपको आवाज़ारी हो जाती है। बच्चों का बस मील मैंने ऑर्डर किया था तो वो आएगा, दैट्स इट। और इसकी जो है सीट्स हैं फ्लाइनास की, ये काफ़ी जिसे कहते हैं कि कॉम्पैक्ट होती हैं, और अब सारी एमिरेट्स की भी उन्होंने ऐसी ही कर दी हुई हैं। फ़्लाइट हमारी फुल नहीं थी, काफ़ी सीटें खाली थीं, और जिनके पास बीच में खाली सीटें मिल गई उनके मज़े हो गए। वो बिल्कुल बीच में से हैंड रेस्ट निकाल के वो लंबे हो गए और लेट गए वो हेड से। मैंने भी सोने की काफ़ी कोशिश की थी फ़्लाइट में, लेकिन आप सो नहीं सकते हो, आपको इतनी तंग सीट होती है। और आपकी बेसिकली मसला ना नेक का होता है कि आप अपने नेक को कहीं भी नहीं सुकून से रख सकते। फाइनल अनाउंसमेंट्स हो गई हैं और बस इस वक्त अब हम टेक ऑफ के लिए जा रहे हैं। और बच्चों को मैंने कह दिया कि आप सफ़र की दुआ पढ़ें और आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ें, माशाल्लाह उनको ये सब याद है। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चों को ना टेक ऑफ के वक्त, जो छोटे बच्चे स्पेशली होते हैं ना, उनको ना बहुत ज़्यादा कानों में ना, क्योंकि एयर प्रेशर चेंज होता है तो उनके कानों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। कुछ बड़ों को भी होती है, तो आप इस टाइम के लिए ऐसा किया करें कि आप चिंगम या बबल गम अपने ना पास रखे करें, या छोटे बच्चों को फीडर से आप फीड करवा सकते हैं। तो बस हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई है और अहमद की भी वो शिकायत शुरू हो गई कि मामा मेरे कानों में प्रेशर चेंज की वजह से दर्द हो रहा है। तो उसको तो मेरे पास वैसे तो ईयर प्लग्स भी हैं, स्पेशल आते हैं कि वो बच्चों के आप कान में लगा दो, तो उसकी वजह से आपको प्रेशर का डिफरेंस फ़ील नहीं होता। लेकिन मैं मोस्टली यही करती हूँ कि मैं बच्चों को बबल गम्स दे देती हूँ। आप इसको च्यू करें 5-6 मिनट, तो इससे आपको रिलीफ हो जाता है। फ़्लाइट हमारी टेक ऑफ कर चुकी है, और जब आप ऊपर से नीचे एयरपोर्ट पे देखते हो ना, तो आपको छोटे छोटे जहाज़, इतने एक अजीब सा सीन लगता है ना खड़े हुए, कि वो एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होती है कि आप इतने बड़ी बड़ी चीज़ों को जब छोटा छोटा देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ से जब हम रियाद से निकलते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे बिल्कुल सहराए सहराए, यहाँ पे आपको ग्रीनरी भी नज़र नहीं आती है, पानी भी नज़र नहीं आता, सिर्फ मिट्टी और रेत नज़र आती है ना। और कहीं कहीं पे आपको ना बहुत लंबी जो हैं वो रनवेज़ नज़र आती हैं, रूट्स नज़र आते हैं। तो मैं तो अक्सर बैठी यही सोच रही होती हूँ कि ये वो रूट है जहाँ पे हम मक्का टू मदीना जाते हैं, या ये रूट्स हैं कौन से शहर की तरफ जाते हैं। अक्सर जब मैं फ़्लाइट टेक ऑफ करती हूँ तो मैं यही बैठी इधर ना सोच रही होती हूँ। तो रियाद हमारा शहर जो है वो बिल्कुल एक सहरा बेस है, लेकिन एक अल्लाह की कुदरत है कि बिल्कुल डिफरेंट है। चलें जी, बच्चों का मील आ चुका है। टेक ऑफ हुए हमारे अभी 30-40 मिनट्स हुए हैं और उन्होंने बच्चों को मील दे दिए। और बच्चों के मील में कुछ उन्होंने हमें दिए हैं, आप देख सकते हैं, जूस है, किंडर का एग है, और साथ ही एक वार्म बॉक्स है। इसमें मेरे ख्याल में नगेट्स होंगे क्योंकि मैंने नगेट्स ही ऑर्डर किए थे। तो खोल के चेक करती हूँ कि क्या है इसमें। स्मेल से तो नगेट्स ही लग रहे हैं, हाँ ये नगेट्स ही हैं, और साथ में पोटैटो वेजिस हैं। तो चलें, अच्छा बच्चे थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे, वहाँ जाके भी पता नहीं कि क्या खाने को मिलता है क्या नहीं मिलता। और मैं अपना अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात है कि यहाँ पे वो आपको मोबाइल चार्ज करने की भी जगह नहीं थी, तो मैंने तो अपने पावर बैंक से अपना मोबाइल वगैरह अपनी सारी डिवाइसेस चार्ज करनी शुरू कर दी कि वहाँ जाते ही बिल्कुल भी ख़त्म ना हो जाए। हमारी 3 घंटे की फ़्लाइट है और मोस्टली लोग तो मुझे यहाँ पे सोए हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने सोने की कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने बाहर देखना शुरू किया तो आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आप बर्फ़ के ऊपर से हम गुजरे हैं, बर्फीले पहाड़ हैं, और क्योंकि हमारी फ़्लाइट का अल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं था तो काफ़ी चीज़ें नीचे नज़र आ रही थी। और वो बीच में मुझे एक वहाँ पे एक जिसे आप कहते हैं कॉलोनी सी भी नज़र आई कि घर वगैरह बने हुए हैं सारे, और साथ में बिल्कुल पहाड़ वगैरह सारे नज़र आए। मज़े की बात यह है कि मैंने अपना ना मोबाइल का GPS चेक किया तो मेरा GPS चल रहा था और उस पर मेरी फ़्लाइट ट्रैकिंग में आ रहा था कि आप अभी ईरान के ऊपर हैं। तो ये इस वक्त अब हम ईरान के ऊपर से गुज़र रहे हैं, और जिस इलाके के ऊपर से गुजर रहे हैं ये सारा बर्फीला इलाका है और सारी नीचे बर्फ़ पड़ी हुई है, और बहुत यानी कि एक ज़बरदस्त लग रहा था कि हमने अपना सफ़र शुरू किया था सहरा से, और इस वक्त अब हम बर्फ़ के ऊपर से फुल गुजर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे के क्या व्यूज़ आते हैं।
यहाँ पे बहुत ही हैवी किस्म की जिसे कहते हैं एयर पॉकेट्स आई और बहुत बुरी टर्बुलेंस भी हुई कि मैंने तो 2 बार कलमा भी पढ़ लिया कि हैरियत से अल्लाह मियाँ लेके जाओ, हैरियत से वापस आएँ। अच्छा जी, एयर पॉकेट्स वगैरह गुजर गई। अब मैंने थोड़ा-सा सोने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरा हैंडी पिलो है जो मैं हमेशा ट्रैवलिंग में कैरी करती हूँ, सॉफ्टी अपना। और सोने की बहुत कोशिश की कि इसके ऊपर सर रख के मैं सो सकूँ, लेकिन नींद नहीं आई ना। कि आपकी एक तो फ़्लाइट में जो गर्दन है वो इतनी आपकी डिस्टर्ब रहती है कि आपको समझ नहीं आता आप इधर-उधर कहाँ पे अपना रखो ना। अच्छा जी, अब आप ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पे अब समंदर के ऊपर आ गए हैं और वो ईरान वाला पैच हमारा पीछे रह गया बर्फ़ वाला, और ये नीचे पूरा समंदर है और नीचे आप समंदर में डार्क ब्लू कलर के पैचेस भी देख सकते हैं आइलैंड्स वगैरह के। अच्छा, अब ये जो है ये कैस्पियन सी है कि जो बीच में एक बड़ा पैच है अज़रबैजान और कज़ाकिस्तान वगैरह के साथ, और इसमें ऑयल का लार्जेस्ट जिसे कहते हैं रिज़र्व है दुनिया का। और यहाँ से बहुत ज़्यादा रिफाइनरीज भी इधर लगी हुई हैं और आप ऊपर से ये छोटे-छोटे बीच में बोट्स और शिप्स वगैरह भी देख सकते हैं। मुझे अब भूख लगी तो मैंने बच्चों का ये कैप्री सन जूस जो मेरे बैग में था मैंने वो पी लिया, और साथ में मैंने ये एमएम्स अपने बैग में हमेशा मैं कैरी करती हूँ पीनट्स की, तो मैंने ये खानी शुरू कर दी। अब लग रहा था कि हमारी जो डेस्टिनेशन है वो करीब है। जैसे आप देख सकते हैं कि सामने सारे शिप्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, ऑयल रिफाइनरीज वगैरह भी नज़र आ रही हैं। तो इससे यही लग रहा था कि बस हमारा जो है डेस्टिनेशन जो है वो अब करीब ही है। ये सारा बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था कि आपको ऊपर से नज़र आ रहा था कि बड़े शिप्स और छोटी-छोटी बोट्स बीच में नीचे फ्लोट कर रही हैं। और अच्छा, ऊपर से आपको ना पानी के कहीं पे डार्क पैच नज़र आ रहे थे और कहीं पे लाइट पैच नज़र आ रहे थे। बस इसी बीच में देखते-देखते मेरी एमएम्स भी ख़त्म हो गई और साथ में उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी है कि हम ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, आप अपनी सीट की पेटी बेल्ट्स बाँध लीजिए। जी, हमने बाँध ली हैं। चलें जी, बस अब लैंडिंग के लिए और नीचे जा रही है फ़्लाइट हमारी। और बस हम अब इस वक़्त अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। आप अभी देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की ना बिल्डिंग्स और हट्स वगैरह एकदम से शुरू हो जाएंगी। तो आप अब देखें कि कहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया। बिल्कुल एक सहरा से हमने सफ़र शुरू किया जहाँ पे बिल्कुल कुछ भी ऊपर नज़र नहीं आ रहा था सहरा के अलावा। उसके बाद हम एक बर्फ़ीले पहाड़ों के ऊपर से गुज़रे कि जहाँ फुल बर्फ़ ही बर्फ़ थी और नीचे घर भी नज़र आ रहे थे। उसके बाद हम समंदर के ऊपर आए कि पानी ही पानी था, और अब एक ये आप जिसे देख सकते हैं कि मॉडर्न बिल्डिंग्स बनी हुई हैं सारी, और सारे का सारा जिसे कहते हैं कि एक मॉडर्न पूरा शहर है कि हम उसके ऊपर से गुजर के वहाँ पे लैंड करें। तो ये सब एक अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने कैसे कैसे ज़मीन को एक बनाया हुआ और कैसे उसको बैलेंस किया हुआ है पहाड़ों से और समंदरों से। इस वक्त हम अज़रबैजान पहुंच चुके हैं और ये हम बाकू के ऊपर जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो है ना बिल्कुल हट्स बनी होती हैं, घरों के ऊपर ना हट्स की शेप के होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बुकिंग्स का मैं आपको बताती जाऊँ कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप अपना होटल बुक कर सकते हैं, और ये आपने जब वीज़ा अप्लाई करना होता है तो ये आपने देना होता है कि आपने अपनी बुकिंग बतानी होती है कि आप यहाँ पे रह रहे हैं। और दूसरी ऑप्शन आपके पास है एयरबीएनबी, कि वहाँ से आप अपना फ्लैट वगैरह बुक कर सकते हैं और वो आपको थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी पड़ता है जो एयरबीएनबी है। अच्छा, मैंने भी जो है वो एयरबीएनबी से अपना फ़्लैट ही बुक किया था क्योंकि मेरे बच्चों को ज़रा स्पेशियस जगह की आदत है कि फिर मैं उनके थोड़े से काम वगैरह भी कर लेती हूँ। आपकी मदर के लिए तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है कि आप घर में भी वही काम, बर्तन और सारा कुछ, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए आसानी रहती है। मैंने भी एयरबीएनबी से ही फ़्लैट बुक किया था और अच्छा फ़्लैट मिल गया था और होटल से इकोनॉमिकल रेट पे मिल गया था। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने रिसर्च करनी है कि जो मेन सिटी का एरिया कौन सा है जहाँ से आपको मेट्रो और बसेस वगैरह इजीली मिल जाएं, और आपने वहाँ से फिर अपने लिए बुकिंग करनी है एयरबीएनबी के थ्रू। मैं ये सारी वेबसाइट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलें जी, बस अब हमारा जो है प्लेन लैंडिंग के लिए जा रहा है और आपने ऊपर से देखा है कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की हट्स की तरह के बिल्डिंग बने हुए हैं। अच्छा, ये मैंने काफ़ी जगह पे पढ़ा है कि इफ़ यू वांट ए चीप टूरिज़्म ऑफ यूरोप यू कैन चूज़ अज़रबैजान। तो मैंने भी इसीलिए अज़रबैजान चूज़ किया कि यहाँ पे बिल्कुल यूरोप जैसा सिस्टम है
और वहाँ पे यूरोप से जो है वो आपके कम एक्सपेंसेस में आप ये टूरिज़्म कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ की जो करेंसी वगैरह है, मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। यहाँ की करेंसी जो है वो मन्नत है, और एक मन्नत जो है वो रेट ऑब्वियसली चेंज होता रहता है, लेकिन एसआर से ये ऊपर है। तो मन्नत हमने जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से एक्सचेंज करवा लेते हैं, लेकिन आपके लिए मैं बेहतर ऑप्शन यही बताऊंगी कि आप अपने जो होम कंट्री है वहीं से एक्सचेंज करवा के हैं। आप किसी कंट्री में जब लैंड करते हैं ना, स्पेशली एयरपोर्ट्स पे, उनको पता होता है ये फॉरेनर्स हैं और वो आपको ब्लैकमेल करते ही करते हैं। मेरे साथ ऐसा 2 जगह पे हो चुका हुआ है। तो आपकी बेहतर ऑप्शन ये है कि आप अपने होम टाउन से जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवा के आएँ जितनी भी आपको चाहिए। बस हमारी फ़्लाइट लैंड कर चुकी है और बस अब हमने सामान वगैरह लेकर जाना है अपना। ज़्यादा सामान हमारा था ही नहीं, बस एक हैंड कैरी था और बस अब बच्चों को पिक करें। और सबसे पहला जो यहाँ पे आपने किसी भी कंट्री में उतरते ही आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करनी होती है, इंटरनली तो ऑब्वियसली गर्म होता है, बच्चों के लिए आपके लिए होती है प्रॉब्लम कि वो गर्म रहें। तो बस इस वक्त अब हम जा रहे हैं कि इमिग्रेशन वगैरह से पास करके तो फिर बाहर की तरफ जाते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये कि इमिग्रेशन के दौरान उन्होंने अहमद का वीज़े को पढ़ा भी नहीं, उन्होंने सिर्फ उसका पासपोर्ट नंबर चेक किया है और उन्होंने उसका वीज़ा जो इशू हुआ था, खैर उन्होंने वो 3 आवर्स का जो मैंने बाद में जो इमरजेंसी में मैंने वीज़ा इशू करवाया था उन्होंने वही चेक किया, लेकिन उन्होंने कोई बर्थ डेट, कोई उसकी बर्थ प्लेस कुछ भी चेक नहीं किया। और हमारे, बस मैं क्या कहूँ कि वो मैडम कुछ ज़्यादा ही जिसे कहते हैं एफिशिएंसी में थी इंटर्नी, तो उनकी वजह से हमारे इतने पैसे भी फ़्लाइट के वेस्ट हुए और अब मेरे बच्चे भी इतने डिसअपॉइंट हुए। तो चलें, खैर अल्लाह बेहतर करे आगे कि अल्लाह जब आपके ऊपर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो अल्लाह आपको किसी ना किसी आज़माइश से बचा लेता है। तो चलें जी, बस अब हम इमिग्रेशन से होकर आए हैं और अब यहाँ पे हम अपने सामान का वेट कर रहे हैं कि सामान जल्दी आ जाए। फ़्लाइट हमारी वैसे बहुत ज़्यादा यानी कि फुली लोडेड नहीं थी, थोड़े ही लोग थे, तो सामान देखते हैं जल्दी आ जाए। और ये साथ ही गैलरी बनी हुई, आप देख सकते हैं कि मैं कहूँगी सेठों की गैलरी है कि यहाँ पे वो आपको बिठा के आपको महंगी महंगी घड़ियाँ बेचेंगे। और ये यहाँ का एयरपोर्ट का एक इंटरनल व्यू है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है लेकिन नीट और ऑब्वियसली ज़रा लुक्स में डिफरेंट है। और यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज के मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि रेट्स उन्होंने बहुत गंदे दिए हैं। मैंने कोशिश की थी कि सऊदीया से ही मैं करवा लूँ, लेकिन वहाँ पे उनके पास मन्नत उस वक्त ख़त्म हुए हुए थे और जो रेट वो सऊदीया में मुझे दे रहे थे उससे बहुत गंदा रेट उन्होंने मुझे यहाँ पे दिया। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस ही समझें कि आप अपने होम कंट्री से जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ से आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा के, चाहे आप किसी भी मुल्क जा रहे हो। चलें जी, बस अब इमिग्रेशन वगैरह हो गया, सामान पिक किया और अब हम बाहर जा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने पढ़ा था कि आपने बोल्ट टैक्सी जो है ना वो सबसे सस्ती है, बाकी जो ये लंदन टैक्सीज जो खड़ी हैं और दूसरी लोकल टैक्सीज हैं ये आपको लूटते हैं, बहुत ज़्यादा लूटते हैं। और वो क्या करते हैं जी कि आपके पास अगर वो बंधा हुआ नोट देख लें ना तो वो आपसे वो पूरे का पूरा लेंगे, वो कभी भी आपको चिल्लर नहीं देंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ और ये आपने कोशिश करनी है। तो हमने तो बोल्ट टैक्सी जो थी, मैंने उसके रिव्यूज़ पढ़े थे कि अच्छे हैं, तो मैंने तो बोल्ट के थ्रू बुक किया, लेकिन इसने भी हमें लूटा ड्राइवर ने। कि इसने जब मैंने बुक की थी तो 12 मन्नत की ये थी हमारी जो था फ्लैट वहाँ तक की टैक्सी, लेकिन मेरे पास 50 मन्नत थे, मेरे पास उससे कम नहीं था। तो इसने बैठते ही नबील को कह दिया कि मैं आपको प्राइवेट लेके जा रहा हूँ, मैं बोल्ट के थ्रू नहीं लेके जा रहा, मैंने बोल्ट की जो राइड है वो कैंसिल कर दी आपसी। तो अब उस वक्त नबील भी कुछ नहीं बोले कि बच्चे गाड़ी में बैठे हुए हैं और हम निकल भी चुके हैं। तो बहरहाल इसने हमसे कहा कि आपके 35 मन्नत बनेंगे। नबील चुप कर गए, उन्होंने कहा ओके फ़ाइन ठीक है। जब हम डेस्टिनेशन पर पहुंचे, इसने जब देखा कि मेरे पास 50 मन्नत हैं तो इसने वो पूरे के पूरे लिए, इसने कहा नहीं मैं आपका सामान आपके ना रूम तक रखा, वो फ्लैट तक रखाता हूँ और मुझे ये पूरे चाहिए, मैं आपको वापस नहीं करूँगा। और आप जब एक स्ट्रेंज कंट्री में होते हैं तो आप उनके साथ लड़ भी नहीं सकते। सो ये टैक्सी वालों का एक्सपीरियंस है और ये बहुत ही बुरा है। तो कोशिश कीजिएगा ज़रा इनके स्कैम्स वगैरह से बच के रहें। आपको फ़र्स्ट टैक्सी तो लेनी ही पड़ती है कि जब आपने एयरपोर्ट से अपने फ्लैट या होटल जाना होता है। अच्छा जी, आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मैं आपको लाइट से अपना फ्लैट का टूर करवाती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपनी डिटेल की यहाँ की बाकू की सारी दिखाऊँगी।
तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माई चैनल।